अध्याय 57। जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी महसूस हुई। जैसा कि वादा किया गया था, मिल्टियार्ड्स ने मुझे रात को सोने से पहले एक सोने की कहानी पढ़ी और मुझे लोरी गाने की कोशिश की। उसने मुझे शुभरात्रि कहा और मैं उसके पास सो गया। जैसे ही मैं सो गया, पापा अब तक जाग चुके होंगे, मैंने सोचा। मिल्टियार्ड्स एक जिम्मेदार वयस्क था, इसलिए वो आमतौर पर भोर में उठता था और अपना दिन जल्दी शुरू कर देता था। ज्यादातर दिन मैं बिस्तर पर अकेला उठता था। भले ही मुझे पता था कि मुझे भी उठना चाहिए, मैं खुद को हिलने नहीं ला सका। बिस्तर बहुत अच्छा और गर्म था, इसलिए मैं इसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। जैसा कि मैं इधर उधर रिटका गिल्ड, मेरी बाजू किसी चीज से टकराई। ऊपर देखने पर मुझे आश्चर्य हुआ कि मिल्टियार्ड्स मेरे बगल में सो रहा था। क्या आज सूर्य पश्चिम से निकला? यह अप्रत्याशित था। अपने सदमे में भी मैं खुद को उसके अच्छे लुक्स की प्रशंसा करने से रोक नहीं सका। उसकी त्वचा पर एक भी छिद्र दिखाई नहीं दे रहा था। ये बहुत ही अनुचित था। शायद मेरी तीव्र निगाह ने उसे सतर्क कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी भौएं हिल रही हैं और जल्द ही उसकी आंखें खुल गईं। सुबह बखैर। मैं अच्छे मूड में था क्योंकि मैं अपने पसंदीदा पात्र को जगा रहा था। उसने मेरा चेहरा देखकर मुंह बना लिया। गुड मॉर्निंग, उसने एक ठहराव के बाद जवाब दिया, इससे पहले कि वो मेरे सिर पर हाथ फेरता। आप देर से उठे? ऐसा लगता है कि मैंने किया। काफी समय हो गया है जब से मैं इतनी अच्छी नींद सोया हूँ। यहाँ तक कि वो भी हैरान लग रहा था कि वो सो गया था। वाकई ये अच्छी बात है। हम कुछ देर ऐसे ही रहे, बिना एक शब्द कहे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। मिल्टियार्ड्स का भाव नरम हो गया था और वो तरोताजा दिख रहा था। आखिरकार वह उठा और बिस्तर के पास एक तार खींचा। थोड़ी देर में लियाम और मार्गरेट अंदर आए, हमारा अभिवादन किया और फिर नौकरों को दिन के लिए तैयार होने में हमारी मदद करने के लिए बुलाया। जैसा कि मार्गरेट मुझे बगल के कमरे में ले गई, मैं उसके कंधे पर चिल्लाया, मैं तुम्हें भोजन कक्ष में देखूंगा। मिल्टियार्ड्स ने सिर हिलाया जैसे मैं अलविदा कह रहा था। बाद में नाश्ते के दौरान मैंने कहा, पापा मुझे लगता है कि आप एक प्रतिभाशाली हैं। ऐसा कैसे? मैं तुम्हें हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन, रात के खाने और रात में देखता हूँ, लेकिन तुम हमेशा बहुत सुंदर दिखते हो। ये कैसे भी संभव है? क्या तुम एक प्रतिभाशाली हो? मिल्टियार्ड्स ने मेरी तरह से उपहास किया, जैसे वो मेरी चापलूसी करने की आदत थी, लेकिन वो प्रतिक्रिया भी मुझे प्यारी थी। खाना खत्म होने के बाद और हम अपने अपने रास्ते चले गए, मुझे अकीलियोस ने बुला लिया। क्या हो रहा है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहा हूँ, अकीलियोस ने चमकते हुए कहा। एक अच्छी जगह? शायद इसलिए कि ये अकीलियोस से आया था, मुझे उस पर विश्वास करने में कठिनाई हुई। फिर भी उसके पीछे जाने में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मेरे आश्चर्य के लिए परिवेश परिचित लगने लगा, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि हम उस ग्रीन हाउस में पहुंच गए हैं जहां मैं कल रात गया था। पहले की तरह नहीं। ग्रीन हाउस पौधों से भरा हुआ था जो जीवन से भरपूर थे और लोगों से गुलजार था। यह पूर्व सम्राज्ञी ग्रेस का ग्रीन हाउस गार्डन है। सम्राट ने हमें आज सुबह इसे बहाल करने का आदेश दिया है, अकीलियोस ने समझाया। मह पे आ की मात्रा र आ जाने आपको यह उपवन उपहार में दिया है। रुको, सच में? पौधों को वापस जीवन में लाने का ये मेरा पहला प्रयास था, इसलिए उन्हें खिलते हुए देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि डैडी मुझे ये जगह देंगे। हाँ मास्टर। वाह! अचानक मैं महल के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गार्डन के मालिक के रूप में जागा। हे अकीलियोस, क्या आप जानते हैं कि पवित्र अवशेष डैडी क्या खोज रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला? कुछ समय पहले मैंने आप दोनों को इस बारे में गुप्त रूप से बात करते हुए सुना था। समझ गया। अकीलियोस ने मेरा स्पष्टीकरण सुनकर आराम से लग रहा था। तो वह किस अवशेष की तलाश कर रहा है? मेरी उम्मीदों के विपरीत अकीलियोस परेशान लग रहा था और चुप हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो आसानी से मुझे विवरण बता देगा, लेकिन लगता है वो गंभीरता से विचार कर रहा था कि क्या वो जानकारी मेरे साथ साझा कर सकता है। मैंने केवल उपन्यास में उसके गंभीर रवैये का वर्णन देखा था और मुझे थोड़ी देर के लिए चिंता हुई कि क्या वो अपने उपन्यास व्यक्तित्व में वापस आ रहा है। ठीक है, ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप महाराज को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे, उसने अंततः कहा। क्या ये वाकई इतना गंभीर है? यह स्थिति पर निर्भर करता है। अकीलियोस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह पास झुका और फुसफुसाया, महाराज दिव्य घंटाघर की तलाश कर रहे हैं। दुनिया के अनगिनत पवित्र अवशेषों में सबसे प्रसिद्ध थे विश्व वृक्ष।
फिनिटियो की भविष्यवाणी और सोफिया की पवित्र तलवार, लेकिन दिव्य घंटाघर दूसरे स्थान पर था। यह ज्ञात नहीं था कि क्या अवशेष वास्तव में मौजूद था, लेकिन यह व्यापक रूप से अफवाह थी कि इसकी शक्ति उपयोगकर्ता को समय को वापस करने की अनुमति देती है। अकीलियोस के जाने के बाद मैं गहरे विचार में था। मिल्टियाड्स इसे तलाशने का सिर्फ एक ही कारण था। क्या वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अतीत में वापस जाना चाहता था? मैंने कल जो हुआ था उसके साथ इसे ओवरलैप न करने की कोशिश की, लेकिन इससे बचना बहुत मुश्किल था। क्या उपन्यास में उसके सभी कार्य दिव्य घंटाघर को खोजने की उसकी खोज से प्रेरित हो सकते हैं? कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया है जिसने मिल्टियाड्स को खलनायक के रास्ते पर ले जाया। अगर ऐसा है तो ये आसान था। मुझे बस उससे पहले पवित्र अवशेष ढूंढना होगा। पोपो! अचानक एक अजीब सी आवाज ने मेरे विचारों को बाधित कर दिया। जब मैं उस दिशा की ओर मुड़ा जहां से वो आया था, तो कुछ पत्तों से बाहर कूद गया। पोपो! एक अजीब सा सफेद रुई जैसा प्राणी मुझे देख रहा था। ये क्या है? क्या आप नमस्ते कहने की कोशिश कर रहे हैं? पोपो! हाँ, रुको, मेरे पास मत आओ। तुम क्या हो? पो पो पो! ये प्यारा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अजीब लग रहा था। ये करीब आया और मेरे चेहरे की ओर लपका। पो! आप कहाँ से आए हैं? रुको, मैं सांस नहीं ले सकता। तो तुम इसे यहाँ ले आए? लूसियाना ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी निगाह मेरे और पोपो के बीच घूम रही थी। मैं इसे नहीं लाया, ये मेरे पीछे आया। पोपो! मोची जैसा जीव मुझसे चूजे की तरह पीछा कर रहा था। क्या उसे लगा कि मैं उसकी माँ हूँ? मैंने कभी तुम्हारी जैसी चीज नहीं पाली, मैं बुदबुदाया। मुझे नहीं पता था कि इस विदेशी दिखने वाले जीव का क्या करूं। पोपो! देखो, ये मुझे नहीं समझता। मुझे नहीं पता था कि विदेशी चीज का क्या करना है जो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अपने कपड़े बदलो, आपके पास आधिकारिक कर्तव्य हैं। लूसियाना ने आह भरी। क्या कर्तव्य? महल के कुछ क्षेत्र स्थापना समारोह के लिए जनता के लिए खुले हैं। आपकी उम्र की कई महानुभाव महिलाएं यहाँ आई हैं, इसलिए आपको मेजबान के रूप में उनके साथ रहने की जरूरत है। क्या ये थोड़ा अचानक नहीं है? यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। अतीत में ड्यूक रेवेनहुक प्रभारी थे, क्योंकि वह सम्राट के अलावा उपस्थित शाही परिवार का एकमात्र सदस्य थे। लेकिन इस साल आप यहाँ हैं, तो मैं इसे जरूर करूँगा। मैं राजकुमारी हूँ। ड्यूक रेवेनहुक के नाम का जिक्र होते ही मैं तुरंत आग लगा बैठा। मुझे उससे बेहतर होना था। लेकिन मुझे क्या करना है? मैंने पूछा। क्या इसमें विशेष कर्तव्य शामिल थे? क्या आप अचानक जोश से भर नहीं गए हैं? लूसियाना हंस पड़ी। आपको बस बात करनी है और खेलना है। खेलना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि कर्तव्य मुश्किल होंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्त बनाने की चाल नहीं थी? ये डैडी की योजनाओं में से एक नहीं लगता था। जबकि मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं थी, उच्च समाज में कुछ संबंध बनाना बुरा विचार नहीं था। हाँ, ये साम्राज्य की नींव के लिए एक कार्यक्रम है। हे मार्गरेट, क्या मैं कैस और हरेल को ला सकती हूँ, या इसकी अनुमति नहीं है? कैस के पास कोई सामाजिक कौशल नहीं था और वो जल्द ही सभ्यता से दूर जा रहा होगा। भले ही वो दोस्त न बना सके, मैं चाहता था कि वो अपने सामाजिक कौशल पर काम करे। हरेल के लिए भी यही बात लागू होती है। ठीक है महामहिम, इसके लिए कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें आमंत्रित करते हैं तो ये ठीक होना चाहिए। जब वे दोनों वहां होंगे तो ये मजेदार होगा। मैंने मार्गरेट को अनुमति देने पर उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए कहा। पोपो मेरे पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन लूसियाना ने उसे पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मिस्टर पोपो, मुझे लगता है कि हम दोनों को अकेले थोड़ा समय बिताने की जरूरत है, लूसियाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक थी। पोपो ने दम घुटते हुए मेरी ओर देखा, मानो मदद के लिए रो रहा हो। क्षमा करें, लेकिन लूसियाना के खिलाफ जीतना संभव नहीं है। एक बार फिर मैं मार्गरेट और अन्य नौकरानी के अद्भुत कौशल से चकित था। कैस और हरेल को उनके सुनहरे सूट में सजा हुआ देखकर दमक उठा। भाई बहन एक अच्छे दिखने वाले जोड़े थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी तरह से सफाई की। वाह, ये पहली बार है जब मैं आप दोनों को पूरी तरह से सजा हुआ देख रहा हूँ। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराया। मेरे तारीफ पर दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कैस घृणा में नीचे देख रहा था, लेकिन हरेल ने मुझ पर चौड़ा मुस्कुराहट दी और पूछा, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, तुम करते हो। हरेल के गालों पर गड्ढे दिखाई दिए जब वो जवाब में हंसा, और मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, कितना प्यारा। तुम बहुत सुंदर हो मिस एंजल। हरेल, तुम बहुत प्यारे हो।
हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर और एक दूसरे की तारीफ करते हुए एक घेरे में घूम रहे थे। कैस असहज और अकेला महसूस कर रहा था। अपने हील पर मुड़ा और कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या तुम हरेल को अकेला छोड़ रहे हो? हरेल को अपने निमंत्रण में शामिल करना एक परिकलित कदम था। हरेल अभी भी छोटा था और हम नहीं जानते थे कि वो कब अपने कोमा की स्थिति में वापस आ सकता है, इसलिए वो कैस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। कैस कभी भी हरेल को अकेला नहीं छोड़ पाएगा। यही कारण है कि मैंने जानबूझकर उसे आमंत्रित किया। अपने भाई को छोड़ने में असमर्थ कैस के पास वापस अपने स्थान पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे छड़ी की बजाय गाजर देने का फैसला करते हुए मैं उसके पास गया और कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, एक राजकुमार की तरह। तुम क्या कह रहे हो? मैं वास्तव में 10 साल बाद का इंतजार कर रहा हूँ। कैस के कानों की युक्तियां लाल हो गईं। एक कहावत है कि सकारात्मक सुदृढ़ी आज्ञाकारिता को बढ़ावा देती है, और ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रशंसा काम कर रही थी। कैस खुश लग रहा था। ये ठीक होगा कैस, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस वहां जाओ और आराम करो, अच्छा खाना खाओ और हरेल से बात करो। आपको अन्य लोगों के आसपास नहीं रहना है, ठीक है? मैंने जोड़ा। कैस ने मेरी आंखों में देखा। मुझे यकीन नहीं था कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी बैंगनी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें ब्रह्मांड समाहित हो। मुझे लगा कि मेरा दिल बहक रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी उसकी आंखों से ज्यादा सुंदर आंखें मिलेंगी। उसके शरीर का तनाव पिघल गया और उसने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। नरम पड़ने पर वह बहुत प्यारा था। कहानी समाप्त।